welcome again to this particular session. तो बेटे लास्ट टाइम जब हमने फिनिश अप करा था सेशन तो हमने 1.7 तक करे थे। अब 1.8 को आप देखें। 1.8 में कहता है कि Messrs. We and Company has a small branch at Timbuktu and you are required to prepare Timbuktu branch account in the books of the head office for calculating profit made at the said branch. Correct? With the help of the following information. फिर कहता है जो इंफॉर्मेशन आपके पास अब की बार क्वेश्चन में मौजूद है वो कहता है इस केस में स्टॉक एट कॉस्ट इन द बिगनिंग दैट इज 4000 एंड फर्नीचर इन द बिगनिंग इज 2000। तो पहले से ही स्टॉक पड़ा हुआ है, एक तो 4000 का, फर्नीचर पड़ा हुआ है 2000 का, एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट इज 60000। और कहता है कैश सेल्स मेड बाय द ब्रांच इज 90000, फर्नीचर परचेस्ड बाय द ब्रांच ऑन परमिशन फ्रॉम द हेड ऑफिस 1200। अब ये जो लाइन है फर्नीचर परचेस्ड बाय द ब्रांच ऑन परमिशन फ्रॉम द हेड ऑफिस 1200, इसका क्या करेंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर कहता है स्टॉक एट द एंड इज 3500 एंड एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस 5300। इसका मतलब है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा होगा 5300 का। क्वेश्चन में लास्ट में ये भी कहता है कि इट वॉज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ फर्नीचर एट 10% पर एनम, हाउएवर नो डेप्रिसिएशन इज नेसेसरी फॉर परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर। हमने फर्नीचर को डेप्रिशिएट तो करना है लेकिन जो फर्नीचर हमने इस साल खरीदा है उस पर डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन की कहानी है। अब क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो मैंने क्या करा, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में 1.8, तो क्वेश्चन नंबर है 1.8। और बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में हमने बनाया पहले तो ब्रांच अकाउंट, और इस क्वेश्चन में ब्रांच डेटर्स अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? जरा आंसर देने की कोशिश करो। क्योंकि सर ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर क्वेश्चन में नहीं है, तो इसका मतलब है, और कोई क्रेडिट सेल्स भी नहीं है, इसका मतलब है सारी जो सेल्स हो रही हैं वो कैश में हो रही है। तो ब्रांच अकाउंट, ये आपने एक ब्रांच अकाउंट बनाया। अब क्वेश्चन में शुरू में लिखा है स्टॉक एट कॉस्ट इन द बिगनिंग। स्टॉक एट कॉस्ट इन द बिगनिंग कितने हैं? 4000 रुपये। तो ये 4000 रुपये मैंने पहले तो यहां पर लिख दिए ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस जो है एक तो स्टॉक का बैलेंस है 4000, ये मैंने यहां पर लिख दिया। उसके बाद कहता है फर्नीचर इन द बिगनिंग इज 2000, तो मैंने फर्नीचर का बैलेंस भी लिख दिया। फर्नीचर का बैलेंस 2000 पहले से ही पड़ा हुआ है, ये भी हमने लिख दिया। फिर कहता है गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट 60000, हमने 60000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स ब्रांच को भेजे। गुड्स सेंट टू ब्रांच 60000, करेक्ट। उसके बाद कहता है कैश सेल्स मेड बाय दी ब्रांच, ब्रांच ने कैश सेल्स करी हैं। तो हमको अच्छी तरह से मालूम है कि ये रेमिटेंसेस का पहलू है, तो हमने लिखा रेमिटेंसेस के अंदर मैंने लिखा कैश सेल्स, और कैश सेल्स उसने दी है 90000। इस क्वेश्चन में कैश फ्रॉम डेटर्स नहीं हो सकता क्योंकि कोई क्रेडिट में सेल्स नहीं है, तो इस क्वेश्चन में कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब वैसे तो रेमिटेंसेस 90000 की होनी चाहिए। लॉजिकली ब्रांच को इतना कैश कलेक्ट करके हेड ऑफिस को भेजना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में वेरी नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि फर्नीचर परचेस्ड बाय द ब्रांच ऑन परमिशन फ्रॉम हेड ऑफिस 1200। अब ब्रांच किसी दूसरी सिटी में है, मान लेते हैं वहां का ब्रांच मैनेजर एक चेयर में बैठा हुआ था और वो चेयर टूट गई। अब ये थोड़ी कि ब्रांच मैनेजर बिना चेयर के वो रहेगा, और ऐसा भी नहीं है कि ब्रांच मैनेजर जो है वो हेड ऑफिस को बोलेगा जल्दी से पैसे भेजो मुझे चेयर खरीदनी है। हाँ, वो हेड ऑफिस से परमिशन ले लेगा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, यहाँ फर्नीचर टूट गया है, क्या हम कुछ और फर्नीचर ले लें। तो ब्रांच ने, इसका मतलब ब्रांच ने अपनी जेब से पैसा खर्च कर करके फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर परचेस्ड बाय द ब्रांच ऑन परमिशन फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से हमने परमिशन ली
और हमने फर्नीचर खरीदा। अब लॉजिकली अब हमने फर्नीचर जो खरीदा 1200 रुपए में, लॉजिकली इसके लिए कैश तो हेड ऑफिस को देना चाहिए ना, क्योंकि ब्रांच से संबंधित जितने भी खर्चे हैं उसके लिए कैश हेड ऑफिस देता है। तो लॉजिकली पैसा तो देना चाहिए किसने? पैसा तो देना चाहिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को 1200। लेकिन हेड ऑफिस ने ब्रांच को क्या कहा कि ठीक है आप 1200 रुपए देकर के फर्नीचर खरीद लो और आपने जो पैसा हमें देना है उसमें से ये माइनस कर लेना। इसका क्या मतलब हो गया कि जो फर्नीचर खरीदा गया ब्रांच के द्वारा उसको मैं रेमिटेंसेस में से माइनस करूंगा। फर्नीचर परचेज्ड बाय ब्रांच ऑफिस ऑन परमिशन फ्रॉम हेड ऑफिस। हमने हेड ऑफिस से परमिशन लेकर के, परमिशन फ्रॉम हेड ऑफिस, हमने ये फर्नीचर खरीदा 1200 रुपए में। तो ये 1200 रुपए एक तरीके से ब्रांच ने हेड ऑफिस से लेने और ब्रांच ने 90,000 रुपीज हेड ऑफिस को देने। तो ब्रांच क्या करेगी, 90,000 में से 1,200 माइनस कर करके जो आएगा ये फिगर वो हेड ऑफिस को दे देगी। बात समझ में आ गई? तो 88,800 रुपीज जो है हम हेड ऑफिस को दे देंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी तरह की? अब जो फर्नीचर खरीदा गया, तो अगर ब्रांच कभी भी परमिशन लेकर के हेड ऑफिस से कोई फर्नीचर वगैरह खरीदेगी या कोई एसेट वगैरह खरीदेगी, एक तो हम उसको रेमिटेंसेस में से माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? लॉजिक भी समझ में आना चाहिए। दूसरा, जब मैं क्लोजिंग बैलेंसेस लिखूंगा यहां पर, बैलेंस कैरीड डाउन बाद में, तो बैलेंस कैरीड डाउन, खास तौर से जब मैं फर्नीचर का बैलेंस लिखूंगा तो फर्नीचर का एक तो ओपनिंग बैलेंस पहले से ही मौजूद है, 2000 रुपए का फर्नीचर तो पहले से ही मौजूद है ना ब्रांच के पास, और ब्रांच ने 1200 रुपए का फर्नीचर और खरीदा। तो इसका मतलब अब फर्नीचर का बैलेंस बढ़ जाएगा इस साल के अंत में। फर्नीचर तो 1200 रुपए का जो फर्नीचर परचेज करा गया, तो इसका मतलब ब्रांच के पास इस साल के एंड में 3200 का फर्नीचर है। लेकिन क्वेश्चन में लास्ट में यह भी लिखा है, इट वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ फर्नीचर एट 10% पर एनम। तो फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन है वो हम माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन उसने कहा कि जो डेप्रिसिएशन देना है वो इस साल जो परचेज हुई है उस पर नहीं देना है। तो इसका मतलब जो ओपनिंग बैलेंस है केवल उसी का देंगे, डेप्रिसिएशन 10% ऑन 2000। जो करंट ईयर में परचेज करा है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं देना है। तो क्लोजिंग बैलेंस जो बचेगा वो 3000 रुपए का बचेगा। ये बात समझ में आ गई? याद ये भी रखना है कि ब्रांच अकाउंट के अंदर हम डेप्रिसिएशन इनडायरेक्टली दिखा रहे हैं, हम डायरेक्टली नहीं दिखा रहे हैं। तुमने ये नोट करा, हमने डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करके 3000 का फर्नीचर यहां पर लिख दिया। तो अगर कोई फर्नीचर हेड ऑफिस से परमिशन लेकर के खरीदा जाएगा तो एक तो हम उसको रेमिटेंसेस में से माइनस करेंगे, और जब क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे तो जितना भी अमाउंट हमने खरीदा है वो हम ओपनिंग बैलेंस में ऐड करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन में एक बात थी। बाकी स्टॉक एट द एंड उसने 3500 लिखा हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक 3500 आपने लिखा। उसके बाद उसने लिखा है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 5300 का मतलब है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा खर्चों के लिए, टू कैश एक्सपेंसेस 5300, करेक्ट। उसके बाद फिर हम इसको टैली कर देंगे और जो भी हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी ऑफ कोर्स वो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगी। नेट प्रॉफिट आपका निकलेगा 24,000। तो कहीं से मुश्किल क्वेश्चन इसको नहीं कहा जा सकता। तो ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन इसमें एक पॉइंट था कि अगर हम कोई फर्नीचर खरीदते हैं परमिशन लेकर के तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। इसको करने के बाद फिर अगला क्वेश्चन 1.9 देखो। 1.9 में क्या कहता है? 1.9 में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच। अब वो क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग
particulars, prepare branch account showing the profit or loss of the branch. तुम्हें दिया गया है कि ओपनिंग स्टॉक 30,000 का है, गुड्स 90,000 के भेजे गए, सेल्स ब्रैकेट में लिखा ही हुआ है कि सारी सेल्स कैश में है 1,20,000 की, कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए सैलरी और अदर एक्सपेंसेस। अब उसने नीचे एक लाइन लिखी है कि क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी फाउंड आउट, क्लोजिंग स्टॉक का पता नहीं लग पा रहा है, बट इट इज नोन दैट ब्रांच यूजुअली सेल्स एट कॉस्ट प्लस 20%। इस लाइन का क्या मतलब है मैं अभी खुद ही बताऊंगा। फिर कहता है द ब्रांच मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। याद रखो इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन करा था कमीशन का, लेकिन उसमें लिखा था कि ब्रांच मैनेजर को जो कमीशन देना है 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, वो कह रहा है जो भी नेट प्रॉफिट है कमीशन देने से पहले उसके 5% जो है वो हमने कमीशन ब्रांच को देना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए 1.9 को क्वेश्चन नंबर 1.9 तो 1.9 जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो इसमें भी मैंने बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में ब्रांच अकाउंट बनाया और क्वेश्चन में कोई ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स नहीं है, तो इस क्वेश्चन में भी मुझे डेटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, डेटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत है क्या? इस क्वेश्चन में नहीं है। डेटर्स अकाउंट की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए ना इस क्वेश्चन में, की होनी चाहिए? नो सर। तो सबसे पहले तो मैंने यहां पर लाइन ड्रॉ करी ब्रांच अकाउंट, इतने में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक आपने लिखा यहां पर ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस तुम्हें दिया गया है स्टॉक का जो कि 30,000 है, तो 30,000 तुमने लिख दिया। करेक्ट। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्वेश्चन में दिया गया है गुड्स सेंड टू ब्रांच 90,000, तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, 90,000 के गुड्स भेजे, इतने गुड्स भेजे गए। फिर कहता है सेल्स रेमिटेंसेस। अब रेमिटेंसेस के अंदर कैश सेल्स, अब की बार सारी सेल्स कैश में है, वैसे भी ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स नहीं है, तो मैं अगर सेल्स के आगे कैश नहीं भी लिखा होता तो मैं इसको कैश सेल्स ही मान के चलता। 1,20,000, बिकॉज क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर्स नहीं है, क्लोजिंग डेटर्स नहीं है और सारी सेल्स कैश में है, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स तो हो ही नहीं सकता ना इस क्वेश्चन में, वो मैंने वैसे ही लिख दिया, लिखना जरूरी नहीं है। उसके बाद तुम्हें एक्सपेंसेस दिए गए हैं, तो जो एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए कैश हेड ऑफिस भेजता है। एक्सपेंसेस एक तो उसने सैलरी का दिया हुआ है, इस सैलरी के लिए हमने 10,000 रुपए भेजे। फिर अदर खर्चे हैं, अदर एक्सपेंसेस 4,000 के, तो 4,000 रुपए तुमने ये भी लिख दिए। इस क्वेश्चन में अभी तक की कहानी ये है। अब इससे पहले कि मैं इसको टैली करूं, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में ये तो कहा है कि कुछ क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन कितना है वो पता नहीं लग पा रहा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी एसेटेंड, इसका मतलब कुछ क्लोजिंग स्टॉक तो है, लेकिन कितना क्लोजिंग स्टॉक है ये हमें पता नहीं लग पा रहा। तो पहले तो क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड कैसे करेंगे, जरा यहां देखें। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो ब्रांच है जिसको कि हम गुड्स भेज रहे हैं, मैं ये शीट आपके सामने रखूं, कहते हैं ब्रांच जो है यूजुअली सेल्स एट कॉस्ट प्लस 20%। इसका क्या मतलब निकला, इसका क्या मतलब निकला ये समझाने के लिए आप पहले यहां पर देखें। सपोज मैं ये कहूं कि मैंने आपको, आप ब्रांच हो, मैंने आपको 100 रुपए की कोई चीज भेजी, मैंने आपको 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस, उसकी कीमत कॉस्ट जो है 100 है, और आप उसको 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पर बेचते, यानी कि कॉस्ट का 20% में निकालूं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा,
प्रॉफिट हो जाएगा 20। यानी कि 100 रुपए की चीज है, उस पे आप 20 रुपए का प्रॉफिट कमा करके बेचते हो, तो इसका मतलब आप कितने में बेचते हो? सेलिंग प्राइस हो गई 120। अब इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम ऐसे कह सकते हैं, अगर मैं 20 को न्यूमरेटर में रखूं और डिनोमिनेटर में कॉस्ट को रखूं, तो मैं कहूंगा कि अगर 5 रुपए कॉस्ट है, अगर 5 रुपए कॉस्ट है तो 1 रुपया प्रॉफिट है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 6 रुपए की है। और अगर मैं प्रॉफिट को न्यूमरेटर में रखूं और डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस को रखूं, तो मैं बोलूंगा कि 6 रुपए अगर सेलिंग प्राइस है तो उसके अंदर 1 रुपया प्रॉफिट है, इसका मतलब कॉस्ट 5 रुपए की है। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। लेकिन इसका मतलब क्या निकला कि अगर मैं 100 रुपए की कॉस्ट है, 20 रुपया प्रॉफिट है, तो उसका मतलब सेलिंग प्राइस 120 है, तभी तो मेरा प्रॉफिट हो सकता है। इसी तरह से 20/120 का क्या मतलब है? सेलिंग प्राइस अगर 120 है तो प्रॉफिट 20 है। अगर सेल मैंने 120 में करी और मैंने कहा 20 रुपए कमाया, तो तब भी तो कॉस्ट 100 रुपए है ना। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम कहेंगे कि दिस इज रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड दिस इज रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आपको यह पता लग गया कि रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है या ऑन कॉस्ट कितना है। उसके बाद अब आपको यह पता है कि सेल्स ब्रांच ने जो करी है, ब्रांच ने सारी सेल्स जो करी हैं वो 1,20,000 में करी है, 1,20,000 में करी है। बिकॉज मेरे पास सेल्स है, तो इसके अंदर प्रॉफिट कितना होगा ये मैं कैसे निकालूंगा? लेस। इसके लिए मैं देखूंगा सेलिंग प्राइस पे रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है, 1/6 है। यानी कि अगर 6 रुपए की सेल है तो उसमें 1 रुपए का प्रॉफिट है, और अगर 1,20,000 की सेल है तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा? तो 1/6 इंटू 1,20,000। तो मुझे पता लग गया कि जो मैंने सेल करी उसमें मैंने 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा। तो प्रॉफिट कितना निकला? 1/6 ऑफ 120। इसका मतलब ब्रांच ने जो गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट 1,00,000 रुपए की थी। इसको मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,00,000। अब आप इस तरीके से समझे, आपको यह पता लग गया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब देखो क्लोजिंग स्टॉक में कैसे निकाल रहा हूं। आपके पास ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का कितना है? 30,000 रुपए की कॉस्ट प्राइस का आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ, आप ब्रांच हो, आपके पास पहले से 30,000 रुपए की कॉस्ट प्राइस का स्टॉक पड़ा है। हेड ऑफिस ने आपको गुड्स भेजे 90,000 के हिस्सा। इसका मतलब आपके पास 1,20,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स थे, 1,20,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स थे। इसमें से आपने 1,00,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स बेच दिए। इसको मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने वर्किंग नोट में निकाली। तो आपने 1,20,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स में से 1,00,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स बेच दिए, तो इसका मतलब 20,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स आपके पास बचे हुए, तो क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस 20,000 हो जाएगा। ये आपने फिगर वर्किंग नोट से निकाली, WF, ये वर्किंग नोट है आपका। तो आपको ये पता लग गया, ये वर्किंग नोट, तो आपको ये पता लग गया कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 20,000 का है। कैसे निकाला? आपकी सेल 1,20,000 की थी। पहले तो आपने ये पता करा कि सेल के अंदर प्रॉफिट कितना है, 20,000 का है। तो आपको ये पता लग गया कि जो आपने 1,20,000 के गुड्स बेचे हैं, 1,20,000 में जो गुड्स बेचे हैं, दरअसल उनकी कीमत या कॉस्ट जो थी वो 1,00,000 की थी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,00,000। 30,000 की कॉस्ट प्राइस का माल आपके पास पहले से पड़ा है, 90,000 का माल आपको और भेजा गया, तो आपके पास 1,20,000 की कॉस्ट प्राइस का माल पड़ा हुआ है। उसमें से 1,00,000 का माल आपने बेच दिया, तो 20,000 क्लोजिंग स्टॉक है। यहां तक तो आपने निकाल लिया। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा? अब मैं पहले तो टैली करूंगा। ये 20 प्लस 20 कितना हो गया? 1,40,000। 1,40,000 में से पहले मैं जरा ये माइनस करूं,
1,20,000, 1,30,000 और 4, 1,34,000 में माइनस कर दूं तो बैलेंसिंग फिगर अभी 6,000 आ रही है। ये फिगर क्या आ रही है? ये नेट प्रॉफिट आ रही है ना। और ये जो नेट प्रॉफिट है ये ब्रांच मैनेजर का कमीशन देने से पहले है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। इससे पहले जो हमने कमीशन का क्वेश्चन करा था उसमें ब्रांच मैनेजर को कमीशन देना था, उसका कमीशन माइनस करके, इसलिए मैंने उसके कमीशन को एक्स लिया था। लेकिन यहां मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है ब्रांच मैनेजर को जो कमीशन देना है 5%, वो इसी का देना है जो नेट प्रॉफिट कमीशन देने से पहले का है। तो इस क्वेश्चन में ब्रांच मैनेजर का कमीशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रांच मैनेजर्स कमीशन, अब ब्रांच मैनेजर का जो कमीशन हो जाएगा डेट विल बी इक्वल टू 5% ऑफ 6,000, डेट विल बी इक्वल टू 300। तो इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट अब बचेगा आफ्टर कमीशन वो 5,700 का बचेगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो कई बच्चे ये पूछते हैं सर इसमें हमने ऐसा क्यों नहीं करा, तो समझ में आना चाहिए कि यहां तुम्हें एक्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो है बिफोर कमीशन उस पर हमने परसेंटेज अप्लाई करनी है। अब की बार ब्रांच मैनेजर को जो कमीशन देना है वो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इस कमीशन देना है। तो ये था आपका 1.9, करेक्ट। सीट को मैं इधर रख देता हूं। उसके बाद है फिर आपका 1.10 और 1.9 की भी अब जरूरत नहीं है, शीट को भी हम इधर रख देते हैं। तो 1.10 को ध्यान से देखें। 1.10 में क्या कहता है? 1.10 में यहां पर भी कुछ रफ शीट्स पड़ी है, इनको भी मैं जरा किनारे रख दूं, ये बार बार गिर जाती है नहीं तो। अब 1.10 में क्या कह रहा है कि एक कंपनी विद हेड ऑफिस एट सिटी एक्स, तो कोई कंपनी है सिटी एक्स में है, कोई कंपनी है लेकिन सिटी एक्स में है, और कहता है हैज ए ब्रांच इन सिटी जेड, और इसकी कोई ब्रांच है सिटी जेड में। अब उसने कहा द ब्रांच रिसीव्स ऑल द गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है, और हेड ऑफिस खर्चा भेजता है, कैश भेजता है खर्चों के लिए। टोटल सेल्स बाय द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू 6,50,000 आउट ऑफ विच 75% इज ऑन क्रेडिट। वो क्या कहता है कि जो टोटल सेल्स है वो 6,50,000 की है, जिसमें से 75% जो है क्रेडिट में है, 75% क्रेडिट में है। फिर कहता है अदर डिटेल्स फॉर सिटी जेड ब्रांच इज एज अंडर। अब बाकी डिटेल्स तुम्हारे सामने रखी हुई है कि ओपनिंग स्टॉक 4,000 का है, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 का है, ओपनिंग डेटर्स 45,000 के हैं, क्लोजिंग 30 का है, पेटी कैश इन द बिगनिंग 250 का है। हेड ऑफिस ने और पेटी कैश भेजा 3,000 रुपए का, और उसमें से खर्च कर दिए 2,500, और एक्सपेंसेस एक्चुअली स्पेंट बाय ब्रांच इज 45। देखो ब्रांच ने जो खर्चे करे उसके लिए हेड ऑफिस कैश भेजता है, तो इसलिए हम इसको टू कैश ही लिखेंगे। ऑल सेल्स वर मेड बाय द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। अब वो कहता है कि ब्रांच जितनी भी सेल करेगी वो कॉस्ट प्लस 25% पर करेगी। पहले तो ये भी समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये क्वेश्चन है इसमें। अब इसको कैसे करा जाएगा? सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1.10, करेक्ट। बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में टाइटल आप लिखेंगे, और अकाउंट मैंने बनाया एक तो ब्रांच अकाउंट, और उसके अलावा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ठीक है। एक तो ब्रांच अकाउंट, और उसके अलावा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अब क्वेश्चन की शुरुआत में जो लाइनें लिखी उसको मैं अभी अपने आप पढ़ूंगा, लेकिन मैंने स्टार्टिंग करी ओपनिंग स्टॉक से। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग बैलेंसेस, जिसमें कि स्टॉक का बैलेंस है 4,000। फिर नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन जो क्वेश्चन में दी है
कहता है क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच, तो बैलेंस कैरीड डाउन बाद में हमें लिखने होंगे, तो मैंने यहां पर लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक। कहता है क्लोजिंग स्टॉक है 30,000 का। फिर अगली ट्रांजैक्शन में कहता है ओपनिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग डेटर्स। तो ओपनिंग डेटर्स का जो बैलेंस तुम्हें क्वेश्चन में दिया है 45,000, वो तुमने लिखा, और फिर क्लोजिंग डेटर्स दिया, अभी तक तो नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है, और क्लोजिंग डेटर्स का बैलेंस तुमने यहां लिखा। लेकिन जैसे ही तुमने यहां पर लिखा, पहले तो क्लोजिंग डेटर्स का बैलेंस है 30,000। जैसे ही तुमने लिखा, आपको यह ध्यान आना चाहिए कि आप डेटर्स अकाउंट भी बना रहे हैं, तो डेटर्स अकाउंट में भी पहले तो आप लिख लें बैलेंस ब्रॉट डाउन। 45,000 का बैलेंस डेटर्स का है ओपनिंग, और क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का जो है वो है 30,000। डेटर्स के बैलेंसेस को देखने के बाद फिर आपने अगली ट्रांजैक्शन देखी, पेटी कैश इन द बिगनिंग। तो ब्रांच मैनेजर के पास छोटे मोटे एक्सपेंसेस निपटने के लिए कुछ कैश रखा हुआ है, और वो है आपका पेटी कैश इन द बिगनिंग इज 250। उसकी अगली लाइन में ही लिखा है पेटी कैश सेंट बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने पेटी कैश भेजा, टू कैश पेटी कैश। तो हेड ऑफिस ने कुछ कैश भेजा पेटी खर्चों के लिए 3,000 का, और उसकी अगली लाइन में लिखा है पेटी कैश स्पेंट। तो जब मैं पेटी कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा, अब ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, तो देखो यहां पर ओपनिंग बैलेंस आपके पास 250 रुपीज का पहले से ही है, प्लस ब्रांच मैनेजर को 3,000 का पेटी कैश और भेजा गया, तो टोटल 3,250 उसके पास था। उसमें से उसने खर्च कर दिए 2,500 स्पेंट। तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा हुआ है 750। 750 मैंने लिख दिया, यहां तक ठीक। उसके बाद फिर तुम्हें लिखा है एक्सपेंसेस एक्चुअली स्पेंट बाय ब्रांच। अब ब्रांच ने जो खर्चे करे, टू कैश, ब्रांच ने जो खर्चे करे उसके लिए कैश जो है हेड ऑफिस भेजेगा। तो एक्सपेंसेस जो है वो 2,500 के, 2,500 ही है ना, नहीं 45,000 के, 45,000, ये 45,000 है, करेक्ट, ब्रांच के खर्चे। उसके बाद कहता है ऑल सेल्स, उसके बाद कहता है ऑल सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। अभी तक की जो कहानी ये है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मैं यहां पर बताऊं क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्रांच जो है वो सेल्स जो करती है कॉस्ट प्लस 25% पर। ये वही चीज होगी जो अभी पिछले क्वेश्चन में मैं बता रहा था। इस लाइन का क्या मतलब है कि ब्रांच सेल्स एट कॉस्ट प्लस 25%। लिखा है ना क्वेश्चन में लास्ट में कि ऑल सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच एट, ये मैं आपको फिर दिखा देता हूं, ऑल सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। तो इसका मतलब है ब्रांच जो बेचती है कॉस्ट प्लस 25% पर बेचती है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, कॉस्ट को 100 मान लेना है, कॉस्ट प्लस 25% पर बेचती है। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट मार्जिन 25 हो गया, 100 का 25%। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 125। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने रेट ऑफ प्रॉफिट निकाले थे ऑन कॉस्ट पे और ऑन सेल्स पे, तो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट तो निकलेगा, ऑन कॉस्ट का मतलब होगा प्रॉफिट को न्यूमरेटर में रखो, डिनोमिनेटर में कॉस्ट को रखो। इसका मतलब है कि अगर 4 रुपए की कॉस्ट है
तो मैं 1 रुपया प्रॉफिट पे बेचता हूं, इसका मतलब 5 रुपए की सेलिंग प्राइस है। और रेट ऑफ प्रॉफिट आपका जो निकलेगा, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस के लिए प्रॉफिट को न्यूमरेटर में रखा, सेलिंग प्राइस को डिनोमिनेटर में रखा। तो इससे आपको यह पता लग गया कि 1/5 रेट ऑफ प्रॉफिट है सेल्स पर, यानी कि 5 रुपए की सेल्स है तो 1 रुपए का प्रॉफिट है। करेक्ट? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि सेल्स एज गिवन। अब क्वेश्चन में शुरू की लाइन में दिया हुआ था, देखो मैं एक बार फिर वो लाइन आपके सामने रख देता हूं। क्वेश्चन में शुरू में लिखा हुआ है टोटल सेल्स बाय द ब्रांच। ये जो लाइन लिखी है ना, टोटल सेल्स बाय द ब्रांच 6,50,000 की टोटल सेल्स है। वो अलग मैटर है कि उसमें से 75% क्रेडिट पे है, लेकिन टोटल सेल्स 6,50,000 की है। अब अगर टोटल सेल्स 6 लाख, सेल्स गिवन ₹6,50,000, 6,50,000 की सेल्स है, तो इसके अंदर कितना प्रॉफिट होगा? इसके अंदर कितना प्रॉफिट होगा ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स है। तो मैं कहूंगा प्रॉफिट जो होगा 6,50,000 इंटू 1/5, तो डेट विल बी इक्वल टू 13। तो अगर मैं ये निकालूं तो ये आ जाएगा 1,30,000। इसका मतलब 6,50,000 के अंदर 1,30,000 का प्रॉफिट है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, अब जो बैलेंस बचेगा ये क्या बचेगा? 5,20,000। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस क्वेश्चन में एक तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पता लग गया, करेक्ट? तो अब आप क्लोजिंग स्टॉक की फिगर भी क्वेश्चन में निकाल सकते हो। इसमें कैसे? तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है? क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक 4,000 का तुम्हें दिया हुआ है, करेक्ट? पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा था प्लस गुड्स सेंड टू ब्रांच, लेकिन अब की बार मेरे पास गुड्स सेंड टू ब्रांच नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की फिगर है। क्लोजिंग स्टॉक तो मेरे पास है ना ऑलरेडी। तो ओपनिंग स्टॉक में गुड्स सेंड टू ब्रांच करने के बाद और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद जो फिगर आ जाती है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया गया है कितना? 30,000। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स सेंड टू ब्रांच, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं 5,20,000 एज पर वर्किंग नोट। ये तो है ना मेरे पास, एज पर वर्किंग नोट 5,20,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास पहले से है। तो मेरे को अब पता लग सकता है कि मैंने कितने गुड्स भेजे थे। ये कैसे पता लगेगा? ध्यान से करना। ये तुम लाइन के नीचे कर रहे हो, ये चीज का ध्यान रखना। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे ये 30,000 माइनस लिखा है ना, अब ये तो मैं इसके नीचे ऐड कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो 5 लाख कितना आ जाएगा? 50,000। और उसमें से तुम 4,000 की फिगर फिर माइनस करोगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस तरीके से तुम इसको करोगे। तो ये था, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो ये आ जाएगी फिगर 550 माइनस 4, दैट इज 5,46,000। 5,46,000। अगर आपको ऐसे समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे कर लेना। ये मैं आपको एक और ऑल्टरनेटिव तरीका बता देता हूं। कई बच्चों को तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप अकाउंट फॉर्मेट में कर लेना। स्टॉक ब्रैकेट में लिखो एट कॉस्ट, ये स्टॉक अकाउंट है। हमें मालूम है कि ओपनिंग बैलेंस 4,000 का है, ऐसे तो लिख सकते हो। और क्लोजिंग बैलेंस 30,000 का है। स्टॉक ब्रांच के पास 4,000 का स्टॉक पहले से ही है। अगर मैं गुड्स भेजता तो मैं डेबिट में लिखता, क्योंकि ये स्टॉक बढ़ जाता।
पर वो नहीं है। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो मैंने माल बेच दिया तो स्टॉक कम हो जाएगा ना, कोई एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो हमें पता लग गया कि 5,20,000 का माल हमने बेच दिया है, तो 5,20,000। अब अगर मैं इसको टैली करूंगा तो मेरे पास ये फिगर आ जाएगी 5,46,000। ऐसे भी निकाल सकते हो अगर तुम्हें ऐसे समझने में प्रॉब्लम हो रही। मैंने कहा ये फिगर में ये लाइन जो है ना इसके नीचे है, तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा 5,50,000, उसमें से 4,000 ये प्लस से माइनस करेंगे तो इस तरह बैलेंसिंग फिगर 546 की आ जाएगी। तो ये चीज इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट थी। समझ में आ गया कि नहीं? अब मैं अपनी मेन शीट पे आ जाता हूं, क्योंकि जो फिगर्स मैंने ड्राइव करनी थी वो हमने कर ली है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली एक तो हमारे पास अभी तक गुड्स सेंट की फिगर नहीं थी, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच ये हमने एज पर वर्किंग नोट निकाले, जो कि 5,46,000 है। करेक्ट। उसके बाद अभी तक हमने रेमिटेंसेस की फिगर नहीं लिखी है, तो बाय रेमिटेंसेस। अब रेमिटेंसेस के अंदर एक तो मुझे कैश सेल्स लिखनी होती है। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो टोटल सेल्स है वो 6,50,000 की है, और क्वेश्चन में दिया है कि उसमें से 75% क्रेडिट सेल्स है। तो इसका क्या मतलब हो गया, 25% कैश सेल्स होगी। तो कैश सेल्स की फिगर मैंने निकाल ली, डेट विल बी इक्वल टू 1,62,500। करेक्ट। और जो क्रेडिट सेल्स है वो तो ब्रांच अकाउंट में आएंगी नहीं, वो डेटर्स अकाउंट में आएंगी। क्रेडिट सेल्स 6,50,000 की टोटल सेल्स है, और 75% जो है क्रेडिट सेल्स है, तो 4,87,500 वो तुम यहां पर लिखोगे। अब इनको बैलेंस करके मैं कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स की फिगर निकाल सकता हूं। तो कैश फ्रॉम डेटर्स जो आपका निकल आएगा, कैश फ्रॉम डेटर्स बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर जो आपकी निकलेगी 5,02 और 500, तो 5,02,500 ये आपकी कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स की फिगर निकलेगी। और ये फिगर फिर आप यहां पर लिखोगे, कैश फ्रॉम डेटर्स, कैश फ्रॉम डेटर्स 5,02,500। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था थोड़ा, इजंट इट और नॉट? और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको आप लिखोगे नेट प्रॉफिट, जो कि आपका आएगा 82,500। लेकिन आप चेक कर करके ही लिखा करोगे, मैं कई बार आपको ये कह चुका हूं। तो इस क्वेश्चन को भी करने के बाद अब जो है, इसके बाद जो टॉपिक है वो है इनवॉइसिंग का। लेकिन इनवॉइसिंग का जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर इस सेशन में इतना काफी है।